हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं IBPS RRB क्लर्क मेंस एग्जाम एनालिसिस पर। 20 फरवरी को जो आपका पेपर हुआ है, यहाँ पर कंप्यूटर के जो 40 क्वेश्चंस पूछे गए, इनके कंप्लीट डिस्कशन पर हम बात करेंगे। क्वेश्चन कैसा रहा, एक्सप्लेनेशन क्या होना चाहिए था, क्वेश्चन का लेवल क्या था, ये सब आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि क्वेश्चन किस किस टॉपिक, किस किस चैप्टर से पूछे गए। ये आपको काफ़ी फायदा देगा एग्जाम में, क्योंकि इसी स्ट्रेटजी पर बेस्ड आप अपनी प्रिपरेशन करने वाले हैं। और आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, सचिन अरोड़ा सर पे आप भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, और हम जरूर फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स इस बार भी कंप्यूटर में स्कोर करेंगे, ये मेरा वादा है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कंप्यूटर का लेवल आसान बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स को ये पेपर बहुत आसान लगने वाला है, ये भी डैम श्योर है। रीज़न इसके पीछे ये है, अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ते हैं तो पेपर आपके लिए आसान हो जाता है। जैसे कि RRB PO में देखा गया, कंप्यूटर का लेवल अच्छा था, लेकिन आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, आपने मेहनत से पढ़ा, कॉन्सेप्ट को समझते हुए आपने पढ़ा, तो आपको पेपर आसान लगा और आप 35 to 37 मार्क्स बहुत आसानी से यहाँ पर गेन कर पाए। तो यही हमको क्लर्क के पेपर में भी ध्यान रखना है और इसी स्ट्रेटजी के साथ हमें चलना होगा। क्लियर है? देखिए, बाकी सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें और कंप्यूटर से कंपेयर करें, तो कंप्यूटर हमेशा से एक स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है। अगर आप बेटर तरीके से अपनी अप्रोच को रखते हैं और परफेक्ट स्ट्रेटजी के साथ कंप्यूटर को पढ़ते हैं, तो आप विश्वास मानिए 37 to 38 क्वेश्चंस आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर सही कर सकते हैं। तो और इसी सही करने के प्रयास में आज के सेशन में हम लोग देखेंगे एग्जाम एनालिसिस को। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर। देखिए, साथ ही साथ कंप्यूटर में एक भी नंबर आपसे गलत ना हो, सारे ही कॉन्सेप्ट आपके पढ़े हुए हों। इसी रीजन से ये एक परफेक्ट बैच आपके लिए बनाया गया है, जो कि ड्रीम बैच है। यहाँ पर हमने PO लेवल पर कवर कर दिया है और क्लर्क लेवल पर भी सारे कॉन्सेप्ट आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो वो कैंडिडेट्स जो ज्वाइन कर चुके हैं, वो फटाफट से एक बार फिर से इन सभी क्लासेस को रिकॉल करें। 35 क्लासेस हैं, बहुत आसानी से आप इनको 10 to 15 डेज के अंदर ही पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। और लास्ट में आपको एक कैप्सूल भी प्रोवाइड किया गया है, जहां पर आप एग्जाम देने से पहले उस कैप्सूल को जरूर एक बार रिवाइज करके जाइएगा, सो दैट यू कैन स्कोर फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स इन कंप्यूटर। इस बैच से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक बाय लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इस बैच से कनेक्ट हो सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए, कोई भी कंफ्यूजन के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज की एनालिसिस पर एक नज़र। हैव अ लुक। देखिए, जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए वो कुछ इस तरीके से थे। आप कोशिश करिएगा इन क्वेश्चंस का आंसर करने की। पहला क्वेश्चन था 1024 किबी बाइट इज इक्वल्स टू। तो पहली बार यहाँ पर कैंडिडेट्स ने किबी बाइट के कॉन्सेप्ट को देखा। देखिए, जब क्वेश्चन में किबी बाइट दिया है तो आंसर भी आपका इसी फॉर्म में ही होगा। तो अगर किलोबाइट दिया होता तो आंसर आपका मेगाबाइट हो जाता। क्योंकि यहाँ पर किबी बाइट दिया है तो आंसर भी आपका क्या होगा, मिबी बाइट होगा। तो 1024 किबी बाइट इज इक्वल्स टू 1 मेबी बाइट, जबकि 1000 किलोबाइट इज इक्वल्स टू 1 मेगाबाइट होता है ना। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, IPv4 इज ऑफ हाउ मेनी बिट। यानी अगेन देखिए, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछते हुए कि IPv4 कितने बिट की होती है, IPv6 कितने बिट की होती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो IPv4 आप जानते हैं 32 बिट की होती है। ये बाइट के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। तो अगर बाइट में पूछें तो यू हैव टू डिवाइड बाई 8, दैट्स इट। तो IPv4 इज ऑफ 32 बिट, जबकि IPv6 128 बिट की और मैक एड्रेस 48 बिट का होता है, राइट। IPv6 का फॉर्मेट क्या होता है, यानी IPv6 जो आपकी 128 बिट की होती है, इसका फॉर्मेट क्या होता है। तो आंसर है ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होती है। तो IPv6 का फॉर्मेट क्या है, हेक्साडेसिमल। तो अब आप पूछेंगे कि सर मैक एड्रेस का फॉर्मेट क्या है। मैक एड्रेस का फॉर्मेट और IPv6 का फॉर्मेट सेम है, जो कि हेक्साडेसिमल फॉर्मेट है। जबकि IPv4 का जो फॉर्मेट है वो आपका डेसिमल फॉर्मेट होता है। तो एक बार फिर से याद रखिए, IPv4
डेसिमल फॉर्मेट में, IPv6 और मैक एड्रेस, ये दोनों ही आपका हेक्साडेसिमल नोटेशन या हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, टेक्नोलॉजी यूज्ड इन थर्ड जनरेशन, इसका मतलब जनरेशन से भी क्वेश्चन जरूर बनेगा। थर्ड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज हुआ ये आपको बताना है। तो फर्स्ट जनरेशन में किसका यूज हुआ था? वैक्यूम ट्यूब्स का, सेकेंड में ट्रांजिस्टर का, और थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट का। तो आंसर यहां पर क्या बनेगा? आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट इज द करेक्ट वन। आसान सा क्वेश्चन था। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन आता हुआ और आपको बताना है ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ओपन सोर्स कैटेगरी में है। तो ओपन सोर्स का मतलब वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें एडिटिंग पॉसिबल है, जिसका सोर्स कोड फ्री है, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम ओपन सोर्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ये आपका ओपन सोर्स है, लाइनेक्स ये आपका ओपन सोर्स है। तो यहां पर अगर हम एंड्रॉयड की बात करें तो ये लाइनेक्स का ही एक वर्जन है। तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा? लाइनेक्स यहां पर करेक्ट आंसर एज पर दी ऑप्शन करेक्ट है। तो लाइनेक्स हो तो लाइनेक्स लगाइएगा, एंड्रॉयड अगर दिया हो तो वो भी आपका क्या है? ओपन सोर्स है। क्लियर? कैड की फुल फॉर्म, देखिए क्लर्क के पेपर में फुल फॉर्म्स भी पूछी जाती हैं, है ना। तो यहाँ पर दो दो फुल फॉर्म्स पूछी गई हैं। तो पहली फुल फॉर्म जो पूछी गई है वो है कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, आसान सी फुल फॉर्म है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन इज कॉल्ड कैड। नेक्स्ट, EEPROM की फुल फॉर्म पूछी गई है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, दैट इज कॉल्ड EEPROM। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि रोम आपकी कितने तरीके की होती है? PROM, EPROM और EEPROM। EEPROM की बात करें तो ये फ्लैश मेमोरी के कॉन्सेप्ट को ही शो करती है, यानी फ्लैश मेमोरी जो डिजाइन हुई है उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो EEPROM ही है, राइट। और इस समय जितनी भी स्टोरेज कंपनीज हैं जो स्टोरेज डिवाइसेस पर काम करती हैं, जैसे हार्ड डिस्क पर, CD पर या DVD पर, वो सभी कंपनीज EEPROM को बेटर से बेटर करने की कोशिश कर रही हैं। नेक्स्ट है मार्कअप लैंग्वेज, कि दिए हुए ऑप्शंस में मार्कअप लैंग्वेज चूज करिए। तो आप बताइए कि मार्कअप लैंग्वेज कौन सी होती है? C++, जावा, HTML या ऑल ऑफ दीज? वेरी गुड, यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये आपकी क्या है? मार्कअप है। देखिए हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है जो नेविगेट हो, यानी जो एक पेज से दूसरे पेज पर आपको लेकर जाए। और मार्कअप का मतलब होता है टैग्स, यानी एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ऐसी मार्कअप लैंग्वेज वी कैन से जिसमें टैग का यूज होता है, दैट इज कॉल्ड मार्कअप लैंग्वेज। तो आंसर बिल्कुल यहां बनेगा आपका HTML। नेक्स्ट क्वेश्चन, टच पैड इज विच टाइप ऑफ डिवाइस? देखिए लैपटॉप में माउस की जगह पर टच पैड दिया होता है, आप जानते हैं। ये जो टच पैड है ये किस तरीके की डिवाइस है ये आपको बताना है। तो बिल्कुल आप जानते होंगे कि टच पैड भी एक इनपुट डिवाइस है, जैसे माउस एक इनपुट डिवाइस है। जैसे माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है, वैसे ही टच पैड आपकी पॉइंटिंग डिवाइस भी है। तो आंसर यहां पर आपका बनेगा इनपुट एंड पॉइंटिंग डिवाइस। अब अगर इनपुट डिवाइस ऑप्शन में गिवन है तो इनपुट आंसर हो जाएगा, पॉइंटिंग गिवन है तो पॉइंटिंग हो जाएगा, और अगर इनपुट और पॉइंटिंग दोनों गिवन है तो आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिक द मीडिया प्लेयर, यानी मीडिया प्लेयर से क्वेश्चन पूछा गया था कि कुछ ऑप्शंस में नाम दिए गए थे और पूछा गया था कि इनमें से कौन सा मीडिया प्लेयर है। तो जो बहुत फेमस मीडिया प्लेयर हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे VLC मीडिया प्लेयर, विंडोज मीडिया प्लेयर। तो ऑप्शन में गिवन था आपका VLC, तो दैट इज द करेक्ट वन। VLC की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है और ये पूछी जा चुकी है प्रीवियस ईयर पेपर्स में। तो आंसर यहां पर बनता है वीडियो लैन क्लाइंट। याद रखिएगा, इस बार पूछी जा सकती है। VLC की फुल फॉर्म क्या है? वीडियो लैन क्लाइंट। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी मेमोरी वोलाटाइल मेमोरी है? तो वोलाटाइल का मतलब होता है टेम्परेरी, और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि रैम आपकी वोलाटाइल है यानी टेम्परेरी है। कैश मेमोरी ये भी आपकी वोलाटाइल है, टेम्परेरी है। बफर मेमोरी ये भी वोलाटाइल है, टेम्परेरी है।
तो ये सभी आपकी कैसी होती हैं, वोलाटाइल होती हैं। ऑप्शन में गिवन था रैम, दैट इज द करेक्ट आंसर। जबकि परमानेंट मेमोरी के केस में रोम आती है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आती हैं। नेक्स्ट, नॉट सिस्टम सॉफ्टवेयर। नीचे दिए गए कुछ ऑप्शंस थे, इसमें आपको बताना था कि कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ड्राइवर्स, ये सब आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। लेकिन वहां पर जो ऑप्शन में गिवन था वो था एमएस एक्सेल। तो एमएस एक्सेल की बात हो रही है, मतलब एमएस ऑफिस की बात हो रही है, और ये कैसा है, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, राइट। नेक्स्ट देखिए, वायरस दैट इनक्रिप्ट फाइल्स कॉल्ड। तो वायरस से क्वेश्चन आता हुआ कि वो वायरस, उस वायरस का नाम बताइए जो फाइल्स और फोल्डर को इनक्रिप्ट कर देता है। इनक्रिप्ट करने का मतलब ताला लगा देता है और फिर उसके बिहाफ में कुछ रिश्वत मांगता है। तो ऐसा वायरस कौन सा है, ये आपको बताना है। वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज रैंसम वायरस। ठीक है, जो फिरौती मांगता है, पहले आपकी फाइल्स और फोल्डर्स को लॉक कर देता है, फिर बिटकॉइंस के फॉर्म में बिट वॉलेट का लिंक देकर आपसे अमाउंट की रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि पे करिए। पे नहीं करेंगे तो आपके फाइल्स और फोल्डर्स को ओपन नहीं करेंगे। तो ये है आपका रैंसमवेयर। याद रखिएगा, सबसे फेमस जो रैंसमवेयर है उसका नाम है वोनाक्राई। 2017 में अटैक हुआ था, बहुत ही फेमस, दैट इज कॉल्ड वोनाक्राई। और सबसे पहला जो आपका रैंसमवेयर है उसका नाम है पीसी साइबॉर्ग, जिसको एड्स नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, हु इन्वेंटेड जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नाम तो सुना ही होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरीके के होते हैं, एक सीयूआई होता है, एक जीयूआई होता है। सीयूआई का मतलब होता है कमांड यूजर इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस, और जीयूआई का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये जीयूआई टर्म किसने इन्वेंट किया, ये कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस कंपनी का नाम है ज़ेरॉक्स पारसी। याद रखिएगा इसको, ज़ेरॉक्स पारसी बाय एलन के। वैसे तो बहुत सारे मेंबर्स हैं जिन्होंने मिलकर इस कॉन्सेप्ट को बनाया है, लेकिन जो मेन पर्सन है उनका नाम है एलन के। अब ज़ेरॉक्स कंपनी का नाम ये तो आप जानते होंगे, कई बार फोटोकॉपी को भी ज़ेरॉक्स बोला जाता है, वैसे बेसिकली ज़ेरॉक्स कंपनी का नाम है। पारसी, PARC, इसकी फुल फॉर्म भी जान लीजिए, दैट इज पैलो एल्टो रिसर्च सेंटर। पैलो एल्टो रिसर्च सेंटर, दैट इज कॉल्ड पारसी। अब कुछ बातें यहां से आपको ध्यान रखनी है, क्या क्या। ज़ेरॉक्स कंपनी ने GUI बनाया, नंबर 1। सेकंड, GUI के साथ साथ जो बिटमैप इमेज होती है उसका कॉन्सेप्ट भी किसने दिया, ज़ेरॉक्स ने दिया। मैक एड्रेस बनाने वाली कंपनी भी कौन सी थी, ज़ेरॉक्स थी। यानी GUI हो गया। आपका प्रिंटर, जो सबसे फास्ट प्रिंटर होता है, दैट इज कॉल्ड लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर बनाने वाली कंपनी भी ज़ेरॉक्स पारसी है। तो कई सारी चीजें ज़ेरॉक्स पारसी कंपनी ने बनाई हैं, कौन कौन सी, एक तो GUI कॉन्सेप्ट, लेजर प्रिंटर, बिटमैप इमेज और मैक एड्रेस। ये सभी क्रेडिट जाता है सिर्फ एक कंपनी को, दैट इज ज़ेरॉक्स पारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेमोरी एक्सपेंशन इन एप्पल। एप्पल के डिवाइसेस में जो मेमोरी एक्सपैंड हो जाती है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आंसर है बिकॉज ऑफ द फ्लैश मेमोरी कॉन्सेप्ट ये मेमोरी एक्सपेंशन पॉसिबल है। तो आंसर यहां पर बना था फ्लैश मेमोरी, जो कि काफी इन डेप्थ क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, 1010 प्लस 0101, इसका आंसर क्या होगा। यानी इन दोनों बाइनरी डिजिट्स को अगर आप ऐड करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन काफी आसान था, तो अगर आपको एडिशन का रूल यहां पर याद है और आप जानते हैं तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। तो इसका आंसर यहां पर आपका बनेगा, दैट इज 1111। कैसे ये आंसर आया एक बार देख लेते हैं। देखिए, इस आंसर को देने के लिए आपको सबसे पहले एडिशन को समझना होगा। यहां पर जो बाइनरी नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है और कैरी क्या आता है, बस इसको जरा सा आप समझिए। 0 और 0 को ऐड करने पर 0 आएगा, कैरी 0 होगा। 0 1 को ऐड करेंगे 1 आएगा, 1 और 0 को ऐड करेंगे 1 आएगा सिंपली। बस ये याद रखना है कि 1 और 1 को ऐड करने पर 0 आता है और कैरी 1 जाता है।
ठीक, तो ये एक नया है, ये आपको याद रखना है। बाकी तो सिंपल है, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, और 1 को जब आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, रिजल्ट 0, कैरी 1। अब इसी को जरा यहां इंप्लीमेंट करके देखिए, काफी आसान। 0 + 1 1, 1 + 0 1, 0 + 1 1, और 1 + 0 1, तो दैट इज 1 1 1 1, दैट इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, डम्ब टर्मिनल। डम्ब टर्मिनल्स क्या होते हैं? देखिए, टर्मिनल दो तरीके के होते हैं, एक डम्ब टर्मिनल्स होते हैं और एक स्मार्ट टर्मिनल्स होते हैं। डम्ब टर्मिनल्स वो टर्मिनल्स होते हैं जिनकी खुद की प्रोसेसिंग पावर नहीं होती, और स्मार्ट टर्मिनल्स वो होते हैं जिनकी खुद की प्रोसेसिंग पावर होती है, जैसे पॉइंट ऑफ सेल, पीओएस मशीन्स, एटीएम मशीन्स, ये स्मार्ट टर्मिनल्स हैं। और डम्ब टर्मिनल्स की कैटेगरी में आता है आपका स्क्रीन और साथ में कीबोर्ड। कीबोर्ड एंड स्क्रीन इज कंसीडर्ड एज अ डम्ब टर्मिनल डिवाइस, तो आंसर यही होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, एमएस एक्सेल में वाटर मार्क कैसे लगाएंगे? ये ऑप्शन में कुछ गिवन थे और आपको इसमें से सही आंसर चूज करना था। तो एमएस एक्सेल में वाटर मार्क लगाने का सही तरीका क्या है? इंसर्ट में जाएंगे, हेडर एंड फुटर में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे, और वहां जाकर आप वाटर मार्क लगा सकते हैं। तो ये सही हायरार्की वहां पर आपको चूज करनी थी। नेक्स्ट देखिए, हार्ड डिस्क एंड सीडी रोम कनेक्टेड। काफी आसान सा क्वेश्चन है। हार्ड डिस्क और सीडी रोम आपस में कनेक्ट होती है किसकी मदद से? तो आपको मालूम होना चाहिए कि हार्ड डिस्क में कई तरीके की केबल्स होती हैं, जैसे साटा केबल, पाटा केबल, आईडीई, इन्वॉयरमेंट, तो इनके थ्रू हम हार्ड डिस्क को कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर जो साटा और पाटा की बात हो रही है, ये जिस टेक्नोलॉजी पर काम करती हैं वो टेक्नोलॉजी है एटी टेक्नोलॉजी, जिसको बोलते हैं एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, या आप कह सकते हैं एडवांस्ड अटैचमेंट टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो साटा और पाटा ये जो टेक्नोलॉजी है ये एटी अटैचमेंट है, तो इसको याद रखिएगा, एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड आईपी एड्रेस। किसी भी आईपी एड्रेस को हाइड किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ डैश। सोचिए कि अगर किसी आईपी एड्रेस को हैक करना है, या जो हैकर्स होते हैं वो बेसिकली आईपी एड्रेस को क्या कर देते हैं, हाइड कर देते हैं, फिर उसके बाद वो हैकिंग स्टार्ट करते हैं ताकि उनका जो आईपी एड्रेस है वो पकड़ में ना आ पाए। और इस टेक्नोलॉजी को बोला जाता है वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो कोई भी वीपीएन का इस्तेमाल कर सकता है, और कई लोग जब कोई मूवी डाउनलोड करते हैं या जब कोई फेक काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए, ऐसे काम को करने के लिए वो अपने आईपी एड्रेस को छुपा लेते हैं ताकि कोई भी उनको पकड़ ना पाए, और ये काम किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की मदद से। तो यहां पर आंसर आपका क्या बनेगा, वीपीएन। नेक्स्ट देखिए, मैक एड्रेस इज यूज्ड फॉर। मैक एड्रेस का यूज किस लिए किया जाता है? तो मैक एड्रेस मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, जो कि 48 बिट का होता है, जिसे फिजिकल एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो मैक एड्रेस का यूज किया जाता है ईथरनेट कनेक्शन के लिए। किस कनेक्शन के लिए? ईथरनेट कनेक्शन के लिए मैक एड्रेस का यूज करते हैं, याद रखिएगा इस पॉइंट को। नेक्स्ट देखिए, एड्रेस कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ एड्रेस, वन इज आईपी एड्रेस, देन दी अदर इज। कह रहा है दो तरीके के एड्रेस होते हैं, बिल्कुल सही है। एक अगर आईपी एड्रेस है तो दूसरा कौन सा होगा? दूसरा मैक एड्रेस होगा, जिसे फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। तो ऑप्शन में या तो मैक एड्रेस दिया होगा या फिजिकल एड्रेस दिया होगा, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन में क्या गिवन था? फिजिकल एड्रेस गिवन था, मैक एड्रेस नहीं गिवन था, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, विंडोज ओल्डेस्ट वर्जन। कुछ विंडोज के नाम दिए गए थे और इसमें पूछा था कि इसकी सही हायरार्की क्या होगी, सही क्रोनोलॉजी क्या होगी ओल्डेस्ट वर्जन के अकॉर्डिंग। तो इनमें से सबसे पुराना वर्जन कौन सा है विंडोज का, ये आपको बताना था। तो यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? सबसे पहले उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो गिवन था वो विंडोज एक्सपी आया, विंडोज 2003 आया, फिर 8.1, देन 10। तो यानी इस केस में आपका आंसर बन रहा था विंडोज एक्सपी, बिल्कुल करेक्ट था, दैट इज द ओल्डेस्ट वन। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा विंडोज पहले आया, कौन सा बाद में, फिर कौन सा, देन कौन सा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, यूआरएल डेवलप्ड बाय।
यूआरएल मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, आप जानते हैं ये वेब एड्रेस होता है और इसको डेवलप किसने किया है, मिस्टर टिम बर्नर्स ली के द्वारा। तो एचटीटीपी की बात करें, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की बात करें या फिर यूआरएल की बात करें, इन दोनों के फाउंडर आपके कौन है, टिम बर्नर्स ली हैं। तो दैट विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए, लोकल एरिया नेटवर्क इज कॉम्प्राइज्ड ऑफ लॉजिकल नेटवर्क एंड डैश। कह रहा है जो लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन नेटवर्क होता है, इसमें एक तो लॉजिकल एड्रेस होता है और दूसरा क्या होता है, लॉजिकल नेटवर्क का मतलब लॉजिकल एड्रेस जिसे हम आईपी एड्रेस बोलते हैं। तो देखिए बस क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है, एक लॉजिकल एड्रेस है तो दूसरा क्या होगा, फिजिकल एड्रेस, है ना। तो फिर से उसी क्वेश्चन को ही रिपीट किया गया है लेकिन दूसरे सेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब एंड्रॉयड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, आईओएस एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिम्बियन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपको बताना है जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है ये किस कैटेगरी के होते हैं। तो आंसर है इन्हें हम एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में रखते हैं। तो आंसर क्या था, एम्बेडेड। नेक्स्ट, इफ अ पर्सन स्टील्स योर आइडेंटिटी एंड पासवर्ड दैट इज कॉल्ड। कह रहा है अगर पर्सन की आइडेंटिटी को चुराया जाता है या स्टील किया जाता है पासवर्ड को, तो इस तरीके के एक्ट को क्या बोलते हैं। बहुत ही सिंपल है, इसे बोला जाता है आइडेंटिटी थेफ्ट या फिर फिशिंग बोल सकते हैं। तो दोनों ही आंसर आपके वैलिड होते हैं। अगर ऑप्शन में आइडेंटिटी थेफ्ट दिया हुआ है देन दैट विल बी द करेक्ट वन, और अगर फिशिंग दिया हुआ है तो दैट इज ऑल्सो अ करेक्ट वन। लेकिन अगर दोनों मिल जाएं ऑप्शन में तो इस केस में हम प्रायोरिटी देते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट को। समझ में आया। तो आइडेंटिटी चुराना दैट इज व्हाट वी कॉल्ड आइडेंटिटी थेफ्ट, वेरी सिंपल। नेक्स्ट देखिए, कन्वर्ट एमएस वर्ड टू पीडीएफ। कह रहा है एमएस वर्ड को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो काफी आसान सा प्रोसेस है, वर्ड फाइल को ओपन करेंगे, फिर उसके बाद सेव एज पर जाएंगे, सेव एज पर जाने के बाद ओपन विद पीडीएफ कर देंगे, है ना, या सेव विद पीडीएफ कर देंगे फॉर्मेट में। तो हमारे क्या हो जाएगा, जो एमएस वर्ड की फाइल है वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सेव एज टाइप क्या करेंगे, पीडीएफ, दैट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म का काम क्या होता है। तो कई बार गूगल फॉर्म्स फिल करवाए जाते हैं सर्वे के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब कोई सर्वे कंडक्ट किया जाता है किसी चीज को लेकर तो उस समय गूगल फॉर्म फिल करवाया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड अ सर्वे सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, गूगल हैंगआउट। गूगल हैंगआउट का काम क्या होता है। तो गूगल हैंगआउट नाम से ही पता चल रहा है कि हैंगआउट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, मतलब कोई भी वीडियो कॉल्स या मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करने के लिए, दैट इज व्हाट वी यूज इज गूगल हैंगआउट। तो वीडियो कॉल प्लेटफॉर्म है, एब्सोल्युटली करेक्ट। एक मीटिंग प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, एक वीडियो कॉल प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, एक वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए, वेबसाइट करंट हिस्ट्री। कह रहा है जो वेबसाइट की जो करंट हिस्ट्री होती है वो कहां पर सेव होती है। तो जब भी हम कुछ भी करते हैं वेबसाइट पर ये सब हमारा कुकीज में मेंटेन होता है, तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड कुकीज। याद रखिएगा कुकीज को सेंड कौन करता है, सर्वर सेंड करता है। कुकीज स्टोर कहां पर होती हैं, ब्राउजर यानी क्लाइंट में स्टोर होती हैं। और ये भी याद रखिएगा कि कुकीज किस फॉर्म में होती हैं, टेक्स्ट फॉर्म में होती हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर नेटवर्क फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन, कोलैबोरेशन टूल्स, ऑपरेशनल सिस्टम एंड अदर कंप्यूटिंग डिवाइसेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। बस आंसर मिल गया, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन यानी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात की जा रही है। तो अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात की जाएगी तो आंसर क्या होगा, इंट्रानेट होगा। यानी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज जिस नेटवर्क का यूज कर रहे हैं वो क्या होगा, इंट्रानेट होगा। नेक्स्ट देखिए, नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ रैम एंड रोम। ये रैम और रोम की प्रॉपर्टी नहीं है। तो कई सारी प्रॉपर्टीज गिवन थी जैसे टेम्परेरी, परमानेंट। तो रैम आपकी क्या है, टेम्परेरी है, रोम क्या है, परमानेंट है। प्राइमरी मेमोरी, रैम और रोम आपकी कैसी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है। मेन मेमोरी, रैम और रोम आपकी मेन मेमोरी भी है। लेकिन एक ऐसी प्रॉपर्टी वहां पर थी जो रैम और रोम को इंडिकेट नहीं करती है, दैट इज कॉल्ड मैलिएबल।
तो ये आपका वहां पर करेक्ट आंसर था। मैलिएबल, मैलिएबल का मतलब होता है दैट कैन बी हिट और प्रेस्ड इनटू शेप इजिली विदाउट ब्रेकिंग और क्रैकिंग। यानी किसी भी सामान को, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम दैट कैन बी हिट और प्रेस, यानी हिट और प्रेस करके किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से, बिना तोड़े बिना मरोड़े, है ना, आप कह सकते हैं इसको। तो बिना तोड़कर किसी भी सामान को किसी भी शेप में लेकर आना, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड मैलिएबल। तो ऐसा तो नहीं है, रैम और रोम की ये प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं होती। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, 0 एंड 1 आर दी डैश इनपुट। कह रहा है 0 1 कैसे इनपुट होते हैं। तो 0 1 एक बाइनरी डिवाइस, बाइनरी नंबर्स हैं, बाइनरी इनपुट हैं, जिसको आप डिजिटल इनपुट भी बोल सकते हैं। तो आंसर यहां पर होगा डिजिटल इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ मॉडम। मॉडम मतलब मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, इसी से मिलके बना है मॉडम। तो इसका काम क्या होता है। तो मॉड्यूलेटर का काम होता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना, और डीमॉड्यूलेटर का काम होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना। राइट, तो वाइसी वर्सा करके दिया होता है। लेकिन यहां पर जो ऑप्शन में गिवन था वो क्या था, ट्रांसमिट डेटा ओवर टेलीफोन और केबल लाइन। तो टेलीफोन और केबल लाइन के ऊपर किसी डेटा को फॉरवर्ड करना, यही काम होता है किसका, मॉडम का। नेक्स्ट देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। कह रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस तरीके का सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन में गिवन था दैट इज फ्रंट एंड, बैक एंड, यूजर एंड। तो किस तरीके का सॉफ्टवेयर है, करेक्ट आंसर था इसका एंड यूजर सॉफ्टवेयर। एंड यूजर का मतलब जो हम लोग जिसका इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में, दैट इज कॉल्ड एंड यूजर सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे एम एस ऑफिस, एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, ये सब आपके कैसे हैं, एंड यूजर सॉफ्टवेयर से। नेक्स्ट, विंडोज 7 से एक क्वेश्चन था, लॉन्च ईयर पूछा गया था, और कुछ इस तरीके से भी था कि विंडोज 7 की सर्विसेज को कब एंड किया गया। तो इस तरीके का क्वेश्चन एक पीओ या क्लर्क लेवल पर भी पूछा जाता है। तो विंडोज 7 लॉन्चिंग ईयर इसका रहा है 2009, और इसकी सर्विसेज एंड करने का जो ईयर है वो है 14 जैन 2020, कि 14 जैन 2020 को विंडोज 7 की जो सर्विसेज थी उनको एंड कर दिया गया, और विंडोज 7 को लॉन्च किया गया था कब, 2009 में। तो इसका मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो अभी हमने 20 क्वेश्चंस एक आपको किया भी था, एक सेशन आपने शायद देखा होगा, जिसमें हमने आरआरबी पीओ क्लर्क से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस में ये बताया था कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं इस बार लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से, जहां पर विंडोज 11 बन सकता है, बिटकॉइन से क्वेश्चन बन सकता है ना, और कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ट्विटर या व्हाट्सएप या फेसबुक, यहां से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा जा सकता है, एंड्रॉयड के केस में, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में। तो ये आपके लेटेस्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकते हैं। इस पर हम सेशन लाएंगे, और आगे जो एमसीक्यूज लाएंगे वो इसी बेसिस पर ही होंगे। इन फर्स्ट जनरेशन विच अमंग दीज इज फर्स्टली यूज्ड। कह रहा है फर्स्ट जनरेशन में किसका यूज किया गया, माउस, कीबोर्ड, पंच कार्ड, ट्रांजिस्टर। तो फर्स्ट जनरेशन में पंच कार्ड का यूज सबसे पहले किया गया, तो आंसर यहां पर आपका था पंच कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्नोलॉजी यूज्ड इन स्मार्ट कार्ड। कह रहा है जो स्मार्ट कार्ड होते हैं जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इनमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है लेटेस्ट में वो कौन सी टेक्नोलॉजी है। तो यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज एनएफसी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। आपने देखा होगा जो डेबिट कार्ड आजकल के मिलते हैं उसमें एक वाईफाई का सिंबल लगा होता है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एनएफसी टेक्नोलॉजी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। जो बिना कार्ड इंसर्ट किए आपके ट्रांजैक्शन हो जाते हैं, आपके वॉलेट में ही आपका कार्ड है और तब भी आपका ट्रांजैक्शन हो जाएगा, ऐसी टेक्नोलॉजी को बोला जाता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। रिस्क होता है बिल्कुल, लेकिन आरबीआई ने ये इंश्योर किया हुआ है कि अगर कोई भी इसका गलत इस्तेमाल करेगा तो उसको ट्रैक कर लिया जाएगा, इस वजह से ये काफी सिक्योर्ड है। नेक्स्ट, फॉरेन की से एक क्वेश्चन देखने को मिला था, और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बड़े बड़ी लाइंस में कुछ डेफिनेशन गिवन थी फॉरेन की, और आपको करेक्ट आंसर वहां पर चूज करना था। तो फॉरेन की का कॉन्सेप्ट है क्या वैसे,
तो फॉरेन की के कॉन्सेप्ट में हमेशा आपको दो टेबल्स देखने को मिलेंगी, यानी कभी भी दो टेबल की बात हो रही हो तो वहां पर आपका आंसर फॉरेन की होगा, जबकि एक टेबल में जो आईडी होगी वो आपकी प्राइमरी की होगी और वही आईडी दूसरी टेबल में आपकी फॉरेन की हो जाती है। तो आंसर यहां पर क्या बनेगा? अ कॉलम कंटेनिंग द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड फॉरेन की। तो ये रहे आपके वो 40 क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि ये लेवल जो था एग्जाम में वो कैसा था। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछे गए, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए, एक बार इसको भी हम देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन नेटवर्किंग से देखे गए 6 क्वेश्चन, फिर मेमोरी से 4 क्वेश्चन, एमएस ऑफिस से 4 क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम से 2 क्वेश्चन, डेटाबेस से 2 क्वेश्चन, वायरस से 2 क्वेश्चन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से 2 क्वेश्चन पूछे गए, नंबर सिस्टम से 2 थे, इंटरनेट से 2 क्वेश्चन थे, जनरेशन और फाउंडर से एक एक क्वेश्चन पूछा गया। देखिए कितने स्मार्टली पेपर को ऑर्गेनाइज ये लोग करते हैं, हर एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश करते हैं और हर एक टॉपिक के इन डेप्थ में जाकर ये लोग पूछते हैं। तो बहुत आसान नहीं होता है, अगर आपने टॉपिक वाइज पढ़ रखा है अच्छे से तभी आप कर पाएंगे, है ना। तो ये जो हमारा ड्रीम बैच है ये इसी को फोकस करते हुए किया गया है कि आप एक बार उतना पढ़ें जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको पीएचडी नहीं करनी है कंप्यूटर में, लेकिन हाँ इतना जरूर पढ़ लेना है जो आपको एग्जाम में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स जरूर दिलाएगा। सॉफ्टवेयर से 1 क्वेश्चन, इनपुट डिवाइसेस से 2 क्वेश्चन, आउटपुट डिवाइसेस से 2 क्वेश्चन, स्टोरेज डिवाइसेस से 2 क्वेश्चन, फुल फॉर्म्स पूछी गई हैं 2, गूगल प्रोडक्ट से 2 क्वेश्चन और हिस्ट्री से 1 क्वेश्चन। तो इस तरीके से कुल आपके 40 मार्क्स को डिजाइन किया गया है बहुत ही स्मार्ट तरीके से। तो हर एक चैप्टर को आपको कवर करना है। पेड कोर्स में जो हमने आपको 35 वीडियोस में प्रोवाइड किया है वो इसी एग्जाम ओरिएंटेड, इसी अप्रोच पर हमने वो बनाया है। तो बिल्कुल आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स एग्जाम में आए। बाकी आपको सेशन कैसा लगा, इसके बाद लगातार आपके कुछ सेशंस यहाँ पर होंगे क्लर्क के बेसिस पर, जहाँ पर हम आपको पूरी करेक्ट अप्रोच देंगे, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर करवाएंगे, कुछ टेस्ट आपका लेंगे। तो लेकिन एक बार ये जरूरी है कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही सॉलिड तरीके से होने चाहिए, क्योंकि काफ़ी इन डेप्थ में जाकर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये बिल्कुल सही बात है। बाकी सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में जो भी तैयारी कर रहा है बैंकिंग फील्ड की, उनके साथ में सेशंस को जरूर शेयर करिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू गाइस। थैंक यू वेरी मच।